हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेमरा सुंडा बुक प्री लेक्चर सीरीज के टॉपिक सेकंड के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है जनरल एग्रीकल्चर। इस टॉपिक में हम देखेंगे सबसे पहले कुछ सब्सटेंस एंड देयर फंक्शन। कुछ हार्मोन दिया गए हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन की। ऑक्सिन हार्मोन है जो नेम किसके द्वारा दिया गया था, FW वेंट के द्वारा गया था। ये एपिकल बर्ड डोमिनेंस के लिए यूज होता है। ये क्या करता है, रूट इलोंगेशन को कम कर देता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है टिश्यू कल्चर में। कुछ ऑक्सिन के नाम दिए गए हैं। IAA इंडोल एसिटिक एसिड है जो क्या करता है, प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करता है। ये एक नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन है। बाकी जो ऑक्सिन है वो सब सिंथेटिक हार्मोन है, लेकिन IAA इंडोल एसिटिक एसिड एक नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन है। IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड मेनली यूज फॉर रूट फॉर्मेशन। जो IB है वो रूट फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। NAA नेप्थेलिक एसिडिक एसिड एक फ्रूट थिनर है और एक फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करता है, मतलब फ्रूट ड्रॉप होने से रोकता है। 2,4-D एक फ्रूट सेटिंग हार्मोन है। इसको अपन एक हर्बिसाइड के रूप में यूज करते हैं। अगर 20 ppm से कम यूज करते हैं तो एक हार्मोन के रूप में यूज होगा, और 20 ppm से ज्यादा इसकी मात्रा लेंगे तो यह एक हर्बिसाइड के रूप में काम करेगा। डाइकाम्बा ये एक एक्टिव हर्बिसाइड है। साइटोकाइनिन जो है वो हार्मोन सेल डिवीजन का काम करता है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स जो है स्टिमुलेट सेल इलोंगेशन को स्टिमुलेट करता है। फ्रूट साइज को इंक्रीज करता है। सीड डोरमेंसी ब्रेकर है। एब्सिसिक एसिड ABA क्या है, डोरमेंसी इंड्यूसर है। ये स्टोमेटा को क्लोज करता है जिससे क्या होगा, फोटो ट्रांसमिशन रुक जाएगा। ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी जिब्रेलिन, इसको एंटी जिब्रेलिन भी कहते हैं। मतलब जो जिब्रेलिन काम करता है उसके अपोजिट काम सारे एब्सिसिक एसिड करता है। इथाइलिन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो इथाइलिन है फ्रूट को राइप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये क्या दो टाइप का होता है, इथ्रेल और इथोपेन। इथ्रेल जो होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, बनाना के फ्रूट राइपनिंग के लिए। और जो इथेफोन है वो एक गैसियस फॉर्म में होता है। इथेफोन का यूज करते हैं अपन शुगर केन के राइप कराने के लिए, व्हीट में, कॉफी में, टोबैको और राइस में। क्लोरोमेकार्ड, इसको CCC भी कहा जाता है। ये लॉजिंग प्रिवेंटर होता है, मतलब जो फ्रूट प्लांट में लॉजिंग हो जाती है उसको रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको साइकोसिल के नाम से भी जाना जाता है। मेलिक हाइड्राजाइड जो हार्मोन है ये ग्रोथ रिटार्डेंट है। ये ऑनियन में जो स्प्राउटिंग होती है, स्टोरेज में जब ऑनियन को स्टोर किया जाता है वहां पे ऑनियन में स्प्राउटिंग हो जाती है, उनको रोकने के लिए मेलिक हाइड्राजाइड का यूज किया जाता है। इसका जो ट्रेड नेम की हम बात करें तो वो है स्प्राउट स्टॉक। अब बात करें विटामिन एंड एंजाइम। जो विटामिन टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया था, फंक के द्वारा, कब 1912 में। विटामिन एक एसेसरी फूड फैक्टर से प्ले वाइटल रोल इन ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। विटामिन क्या है, एसेसरी फूड फैक्टर है जो वाइटल रोल प्ले करते हैं अपनी ग्रोथ, न्यूट्रिशन में, मेटाबॉलिक प्रोसेस में। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन है, ADE विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन के फैट सोल्यूबल होते हैं। बाकी बचे हुए विटामिन B और C वाटर सोल्यूबल होते हैं। फोलिक एसिड इज असेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ RBC। जो रेड ब्लड सेल है उनके मैच्योरेशन के लिए एसिड असेंशियल होता है, फोलिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल फाउंड इन बोन्स एंड टीथ। जो मिनरल से सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, बोन्स में, हड्डियों में और दांतों में। कैल्शियम इज असेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग सेल। जो कैल्शियम होता है जितनी भी लिविंग सेल है उनके लिए एक असेंशियल जरूरी कंपोनेंट होता है। ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। टर्म एंजाइम दिया गया था W कोहने के द्वारा 1898 में। एंजाइम आर दोस ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर केपेबल ऑफ कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। एंजाइम क्या करता है, कैटलाइजर के रूप में काम करता है। अब हम देखें कुछ असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कुछ होते हैं अनअसेंशियल। असेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं कि जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ये कितने हैं, 10 है। इसके लिए ट्रिक दे रखी है इसमें, TV, मिल, पाथ। ये जो असेंशियल अमीनो एसिड उनके फर्स्ट वर्ड को लेके बनाई गई है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ट्रिप्टोफेन, वेलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन। अब कुछ असेंशियल फैटी एसिड भी होते हैं, उसमें वो कितने हैं, उनके नंबर है 4। रिमेंबर ट्रिक इसकी भी दे रखी है, ओला जो अपनी ये ऑटो वगैरह रहती है तो ओला इसकी ट्रिक है। ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्किडिनोइक एसिड। अब हम देखिए एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स के बारे में। तो इसमें हम देखें सबसे पहले 2004। तो 2004 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस कहा जाता है। 2005 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। 2006 इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन है। 2007 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर। 2008 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। 2009 फाइबर।
2010 इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2011 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, 2012 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, 2013 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉरपोरेशन, 2014 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग, 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल। नेक्स्ट है 2016 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, 17 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज 2019, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लेनेट हेल्थ 2020 और इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल 2021 और 2023 क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। 15 मार्च, जो 15 मार्च है उसको वर्ल्ड कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, 30 मार्च को राजस्थान डे, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और 16 जुलाई को ICR डे। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे के रूप में। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, 4 दिसंबर वुमेन इन एग्रीकल्चर डे और 23 दिसंबर जो है किसान दिवस मनाया जाता है। ये चौधरी चरण सिंह जो हमारे यहाँ कृषि मंत्री रहे हैं उनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है। मेजर स्कीम्स प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कुछ स्कीम दे रखी है यहाँ पे एग्रीकल्चर की, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है वो अभी 2007 में लॉन्च हुई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि इसका ऑब्जेक्ट क्या था कि जो राइस है, व्हीट है, पल्सेस है, उनके प्रोडक्शन को इनहेंस करना। राइस का प्रोडक्शन 10 मिलियन टन, व्हीट का प्रोडक्शन 8 मिलियन टन और जो अपनी पल्सेस है उनके 2 मिलियन टन तक बनाना। ये 11th प्लान ईयर में आई थी। इसमें न्यू प्रोग्राम लाया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर, उसको कहा जाता है A3P एक्सीलरेटेड पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम। 12th 5 ईयर प्लान जो था उसमें इसमें 4 मोर क्रॉप को और ऐड कर दिया गया। वो कौन कौन सी है, कॉटन, जूट, शुगर केन, मोरासेस, सीरियल। तो अब टोटल इसमें कितनी क्रॉप हो गई है, 7 क्रॉप हो गई है। इसके हम फंडिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें स्टेट और सेंट्रल का जो फंडिंग पैटर्न रहता है, सेंट्रल का रहता है इसमें 60 और स्टेट का रहता है इसमें 40। राष्ट्रीय कृषि विकास, नेक्स्ट स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये आई थी 2007 में। इसका उद्देश्य क्या था कि जो अपनी एलाइड और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें 4% ग्रोथ रेट को अचीव करना। ये भी 11th प्लान के अंदर आई थी। इसको रिकमेंडेड किया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें जो फंडिंग पैटर्न है वो भी सेम है, 60 और 40, 60 सेंट्रल के द्वारा और 40 स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट है अपनी इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेज, आइसोफॉर्म। 2004 में ये भी लॉन्च हुई थी। ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी मतलब अगर देखें हम ऑयल सीड के लिए तो ऑयल सीड के लिए 14 मेजर स्टेट में और मेज के लिए 15 में और ऑयल पाम के लिए 10 स्टेट में इम्प्लीमेंट हुई थी। इसमें क्या है कि ये मर्ज हो गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के साथ कब, 1 अप्रैल 2010 में। वहीं 2014-15 में वापस मर्ज हुई है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम में। और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम फिर वापस से मर्ज हुआ था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड में। नेक्स्ट स्कीम है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा। ये लॉन्च हुई थी 2004-2005 में। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑपरेशन था। इसमें इसमें पार्टिसिपेशन कौन कौन का था, तो फार्मर का, फार्मर्स ग्रुप का, नॉन गवर्नमेंट का, NGOs का, कृषि विज्ञान केंद्र, पंचायती राज इंस्टीट्यूट सभी मिलकर इसमें काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है NATP ऑफ ICR के अंतर्गत। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्कीम लॉन्च हुई थी 2005 में। Ministry of Agriculture has been implementing the National Horticulture Mission for holistic development of horticulture sector. हॉर्टिकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए नई स्कीम लाई गई थी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को अपग्रेड करके इसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट MIDH में इसको अपग्रेड कर दिया गया था और इसका नया नाम दे दिया गया था। ये नाम दिया गया था 1 अप्रैल 2014। नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन NMMI लॉन्च हुई थी 2010 में। ये जो स्कीम है ये जो अपने इरिगेशन वाटर यूज इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए लाई गई थी। इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को अपनाया गया था सभी स्टेट यूनियन टेरिटरी में, बोथ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए। नेशनल बम्बू मिशन लॉन्च हुई थी 2004 में। इसका मेन प्रोमो क्या था कि इसका मिशन एम था कि जो बम्बू सेक्टर है उसको प्रमोट करना। डिफरेंटली स्ट्रेटेजी इंक्लूड टू एरिया अंडर बम्बू कल्टीवेशन मार्केटिंग, बम्बू का कल्टीवेशन बढ़ाना और उसके मार्केटिंग को बढ़ाना।
नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये आई थी 1998 में। इसमें क्या है, फार्मर कैन रिवाइज क्रॉप लोन अप टू प्रिंसिपल अमाउंट 3 लाख एट 7% इंटरेस्ट फ्रॉम एनी नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ द कंट्री। इसमें क्या हो गया कि किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के द्वारा 3 लाख रुपए 7% इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट किसान को दिए जाते हैं। इस पर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने फिर इसमें सबमिशन दिया था 2009-10 में 1% और 2010-11 में इसमें 2% सबमिशन दिया गया। अगर मतलब जो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन है, मतलब इसमें टाइमली रिपेड हो जाता है, तो उसको 2% 2009-10 के अगर 1% सबमिशन मिला था और 2010 के 2% सबमिशन मिला गया था, मतलब टोटल उसको 7% में से सिर्फ 4% ही जमा करना, इंटरेस्ट रेट देनी होती है। नेक्स्ट है किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर स्कीम आई थी जनवरी 2004 में। इसका क्या उद्देश्य है कि जो टोल फ्री टेलीफोन लाइन है उसके द्वारा किसानों को जो भी उनकी समस्या है उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देना। जो किसान कॉल सेंटर स्कीम है वो लॉन्च कब हुई थी, 21 जनवरी 2004 को। एक कंट्री वाइड कॉमन, इसमें जो इसका टेलीफोन नंबर था वो 11 डिजिट का है, 1800-180-1551। इसमें क्या है कि आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम की 10 बजे तक पूरे 7 दिन तक, पूरे 7 दिनों पूरे वीक आप इसमें कॉल अटेंड करते हैं और आपके जो भी समस्या है किसानों की वो इसमें दिया जाता है। इसमें जो टोटल लैंग्वेज रहती है 22 लोकल लैंग्वेज में किसानों को रिप्लाई किए जाते हैं। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये लॉन्च हुई थी 1 अप्रैल 2014 को। इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मेन जो उद्देश्य था वो क्या था कि जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करना, उसको बैकएंड सब्सिडी प्रोवाइड करना स्टेट कोऑपरेटिव प्रायोरिटी सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब जो भी इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है उसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन फार्मर प्राइमरी प्रोसेसर, मतलब इसमें क्या है कि किसानों को मार्केट से जोड़ना इसका मेन उद्देश्य था। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट MIDS, ये लॉन्च हुई थी 1 अप्रैल 2014 को। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये जो अपना नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उसको इसमें मर्ज कर, उसको अपग्रेड करके ये बनाया गया था। ये 12th 5 प्लान ईयर में आई थी। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट, नेशनल बम्बू मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड को मर्ज करके ये स्कीम डेवलप की गई थी, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई थी 19 फरवरी 2015 में। इस स्कीम का मेन मतलब एम क्या था कि जो सॉइल टेस्टिंग है उसको, मतलब जो भी सॉइल है उसके टेस्ट को प्रमोट करना। बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर को यूज करने के लिए किसानों के जो भी सॉइल है उनका टेस्ट करके बताया जाता है कि आपको इसमें कितने फर्टिलाइजर डालने चाहिए जिससे हाई यील्ड लगेगी और कॉस्ट कम होगी। Under the scheme, the government plan to issue soil card to farmer, which will carry crop-wise recommendation of nutrient and fertilizer required for the individual farm to help farm to improve productivity through judicious use of input. इसमें क्या, इस स्कीम में गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया, किसानों को कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए जिसके पूरा मेंटेन किया जाता है आपकी क्रॉप जो है, आपकी सॉइल जो है उसमें कितना क्रॉप की न्यूट्रिशन चाहिए, कितनी उसमें रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, जिससे क्या हो जाए इंडिविजुअल फार्मर को पूरी उसके क्रॉप की जानकारी मिलेगी, जिससे कॉस्ट कम रहेगी और प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा। जो सॉइल सैंपल है वो सभी टेस्टिंग लेबोरेटरी में, मतलब पूरी कंट्री में इसकी लैब इस्टेब्लिश की गई जहाँ पे इसकी ये सॉइल टेस्ट किए जाते हैं और रिजल्ट जो भी होता है उसको सजेशन दिया जाता है। कार्ड में सब कुछ लिखा होता है और किसानों को बता दिया जाता है कि आपको इतना न्यूट्रिएंट यूज करना, आपकी सॉइल में इस चीज की कमी है, आप ये न्यूट्रिएंट डालिए, तो ये फर्टिलाइजर डालिए तो इस न्यूट्रिएंट की कमी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी 18 फरवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा जो है 2 स्कीम को रिप्लेस करके बनाई गई थी। वो स्कीम कौन कौन सी है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 1999, इसको मॉडिफाई करके क्या बनाया गया था, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को मॉडिफाई करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या होता है, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर इन द इवेंट ऑफ फेल्यूर ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, पेस्ट एंड डिसीज। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से या पेस्ट और डिसीज की वजह से कुछ भी आपकी फसल को नुकसान हुआ है तो इसमें आपको एक क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाता है। There will be uniform for premium, only 2% to be paid by farmer for all खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के लिए फार्मर को कितना पे करना होता है, 2%, रबी क्रॉप के लिए 1.5%, और जो अगर एनुअल या कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसके लिए प्रीमियम टू बी पेड बाय फार्मर्स विल बी ओनली 5%।
जो प्रीमियम रेट है फार्मर की तरफ बहुत लो है। बैलेंस प्रीमियम विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फुल इंश्योर्ड अमाउंट टू फार्मर अगेंस्ट क्रॉप लॉस इन अकाउंट। मतलब किसान की तरह ऐसा बहुत कम प्रीमियम पेड करना होता है, लेकिन अगर लॉस होता है तो इसमें नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से तो इसमें गवर्नमेंट के द्वारा फुल लॉस कवर किया जाता है। नेक्स्ट है अपनी परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च हुई थी 17 जनवरी 2016 ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल ऑर्गेनिक समिट हेल्ड एट गंगटोक सिक्किम। गंगटोक सिक्किम में जो नेशनल ऑर्गेनिक समिट हुई थी उसी टाइम पे परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च की गई थी। परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है? ट्रेडिशनल फार्मिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट एंड प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए एक ट्रेडिशनल स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि सोइल की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना। दिस विल encourage farmer to adopt eco-friendly concept of cultivation and reduce their depend on fertilizer and agriculture chemical to improve yield। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो फार्मर है उनको इनकरेज करना इको फ्रेंडली मतलब ऑर्गेनिक खेती को अपनाने के लिए, जो फर्टिलाइजर है उनके यूज को कम करने के लिए और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर केमिकल्स को कम करके यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये लॉन्च हुई थी 2015 में। इसकी जो थीम थी वो थी हर खेत को पानी एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज इफिशिएंसी मोर क्रॉप पर डॉग। नेक्स्ट है अपनी स्कीम नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लॉन्च हुई थी 2014-15 में। ये स्कीम 4 जो ऑनगोइंग नेशनल स्कीम थी उनको मर्ज करके बनाई गई थी। रेनफेड बेस्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर माइक्रो इरिगेशन, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोग्राम एंड नेशनल सोइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान। ये लॉन्च हुई थी फरवरी 2019 में। इसमें क्या है, एक एश्योर्ड इनकम सपोर्ट जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उनको सपोर्ट के लिए दी गई थी उस टाइम पे, लेकिन अभी ये सभी फार्मर्स को दी जाती है। इसमें जो है कि 100% सेंट्रल असिस्टेंट की पूरा सेंट्रल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा ही इसमें फंड दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर क्या क्या आता है, किसानों को 6000 पर ईयर दिए जाते हैं, डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं और ये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। हर किस्त में 2000 रुपीज एवरी 4 मंथ में इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम लॉन्च हुई थी 2018-19 में। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा इसको अप्रूव किया गया था बजट 2018-19 में। इसमें 500 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसमें जो मेन क्रॉप थी वो थी टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, टॉप क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। तो इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ टॉप क्रॉप्स थ्रू आउट द कंट्री राउंड द ईयर विदाउट प्राइस वॉलेटिलिटी। मतलब जो क्या पूरे कंट्री में टॉप क्रॉप्स जो है टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो की राउंड पूरे साल उनकी जो है वो बनी रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में अपन बात करें जैसे एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर टर्म है वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ एगर एंड कल्चरा। एगर का मीन्स होता है सोइल, कल्चरा का मीन्स होता है कल्टीवेशन। मतलब सोइल का कल्टीवेशन क्या कराता है, एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ सोइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग की। Sustainable agriculture is one which make use of low cost input, lower amount of chemical fertilizer, maintain soil fertility and ecological harmony। Sustainable agriculture क्या होता है कि इसमें जो इनपुट है वो लो कॉस्ट पे यूज करना, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करना, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना और इकोलॉजिकल हार्मोनी बनाए रखना, ताकि भविष्य में क्या हो सके कि आसानी से खेत को जो जमीन है अपनी वो बंजर न हो और उसका यूज होता रहे। इसको अपन किस किस नाम से जानते हैं, इकोलॉजिकल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और पर्माकल्चर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या लैंड रोटेशन या जूमिंग खेती। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज लो ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप जनरली राइज ऑन द सेम फॉरेस्ट लैंड ईयर आफ्टर ईयर, हेंस द क्रॉप इज शिफ्टेड टू द अदर बर्न्ट लैंड। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सॉइल में क्या होता है लगातार एक क्रॉप को लगाने से उसमें सोइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाती है। अगर लगातार राइस क्रॉप लगाएंगे सेम फॉरेस्ट लैंड में तो सोइल धीरे धीरे प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा, उसमें प्रोडक्टिविटी घटती जाएगी। तो इसके लिए क्या आता है कि क्रॉप को जो है वो अदर लैंड पे जाके शिफ्ट करते हैं, जो जंगल होते हैं उनको जला दिया जाता है और वहां पे वापस खेती की जाती है। इससे क्या होता है, सोइल इरोजन को बढ़ावा मिलता है। ये मेनली कहाँ पर प्रैक्टिस होती है, तो झारखंड में, एमपी में और नॉर्दर्न स्टेट के हिली एरियाज में ये मेनली यूज होती है। रिस्पॉन्स फार्मिंग। रिस्पॉन्स फार्मिंग जो है ये टर्म किसके द्वारा किया गया, तो इसने वर्ड 1988 में दिया गया था।
ये वेदर का डाटा है उसको एनालिसिस करके रिस्पॉन्स फार्मिंग टर्म दिया गया था। इस रिफर टू प्रेडिक्शन ऑफ मानसून सीजन। इसमें क्या जाता है कि जो रेनफॉल है उसका प्रेडिक्शन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही क्रॉप को मेंटेन किया, प्री मानसून पीरियड के में उस वेदर डाटा जो उसके पूरा डिसाइड कर लिया जाता है कि कैसे क्या मानसून होगा, कितनी बारिश होगी, उसके अकॉर्डिंग ही क्रॉप लगाने की इसमें एडवाइस दी जाती है। प्रिसीजन फार्मिंग या साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। The target specific use of input like seed, fertilizer, pesticide, etc. for crop production according to crop requirement on localized basis. नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है प्रिसीजन फार्मिंग की। तो अगर प्रिसीजन फार्मिंग अपनाएंगे तो इससे मिनिमाइज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा और कंजर्व रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हो पाएगा। आइडियो टाइप, जो आइडियो टाइप है एक मॉडल प्लांट होता है। इसका मतलब आइडियो टाइप का जो कंसेप्ट है डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था 1968 में। द सिंगल प्लांट वुड गिव द बेटर रिजल्ट इन अ ग्रुप व्हेन द क्रॉप हैज ए लिस्ट कंपटीशन विद द सेम टाइप ऑफ क्रॉप। इसमें क्या है, प्लांट को आइडियल माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग दिखाया जाता है कितनी यील्ड रही है, इतनी यील्ड रहेगी तो ये अच्छी है, इसकी प्लांट की हाइट अच्छी है, पूरा एक आइडियल प्लांट मान के उसको पूरे क्रॉप का एस्टिमेशन किया जाता है। Ideal type is the model plant which may be defined as a biological model which is expected to perform or behave in a predictable manner within a defined environment. Next है टेरा फार्मिंग। जो टेरा फार्मिंग है, टू डेवलप द मार्स प्लैनेट अकॉर्डिंग टू अर्थ एनवायरमेंट इज कॉल्ड टेरा फार्मिंग। अर्थ के अकॉर्डिंग पूरा एनवायरमेंट मार्स जो अपना मंगल ग्रह है उस पर बनाना क्या कहलाता है, टेरा फार्मिंग। एट प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड प्लांट आर बीइंग डेवलप्ड बाय क्रिएटिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ मार्स ऑन द अर्थ। हाइड्रोपोनिक्स, जो हाइड्रोपोनिक्स है वो क्या है, ग्रोइंग ऑफ प्लांट अंडर सोइल लेस कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। सोइल लेस कंडीशन में प्लांट को उगाना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। सॉल्यूशन कल्चर इज बीइंग यूज्ड फॉर रेजिंग फ्लावर एंड वेजिटेबल एट होम्स। एक इसमें कल्चर तैयार किया जाता है जिसमें फ्लावर और वेजिटेबल को घर के अंदर भी उगाया जा सकता है बिना सोइल के। रिस्पॉन्स कर्व सजेस्ट किया गया था हॉलीडे के द्वारा 1960 में। द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट पॉपुलेशन एंड यील्ड, जो रिस्पॉन्स कर्व होता है वो प्लांट पॉपुलेशन और यील्ड का आपस में रिलेशन होता है। रिस्पॉन्स कर्व दो टाइप का होता है, एसिम्प्टोटिक रिस्पॉन्स एंड पैराबोलिक रिस्पॉन्स। जो एसिम्प्टोटिक रिस्पॉन्स होता है व्हेन इंटायर ड्राई मैटर इज द इकोनॉमिक प्रोडक्ट एज द केस ऑफ फॉडर क्रॉप्स और मोस्ट ऑफ ड्राई मैटर एज इन टोबैको, इट मींस इंक्रीज प्लांट डेंसिटी विद इंक्रीज यील्ड। एसिम्प्टोटिक रिस्पॉन्स क्या होता है कि जैसे जैसे प्लांट की डेंसिटी उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंक्रीज भी यील्ड होगी। ये मेनली किस में रहता है, फॉडर क्रॉप में। सीरियल क्रॉप का अगर फॉडर क्रॉप में यूज किया जाता है तो जैसे जैसे उसकी डेंसिटी बढ़ेगी तो अपना जो यील्ड है वो भी बढ़ेगी। और पैराबोलिक में क्या होता है, आफ्टर रीचिंग ए लेवल, एक लेवल पे पहुंचने के बाद इंक्रीज प्लांट डेंसिटी, अगर प्लांट डेंसिटी बढ़ाएंगे जो यील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे पल्सेस और सीरियल का अगर अपन ग्रेन प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो वो पैराबोलिक रिस्पॉन्स कर होगा। इसमें अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो यील्ड कम होती जाएगी। एक क्लोज फंक्शन रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, लीनियर रिस्पॉन्स y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, मिस्टरलिस इक्वेशन y बराबर y प्लस a 1 माइनस 10 की पावर 1 माइनस के एक्स, और y इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a माइनस y की पावर c। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो टिलेज, फादर ऑफ जीरो टिलेज। फादर ऑफ जीरो टिलेज किसे कहा जाता है, जीपी ट्रिपलेट को। 1950 में इन्होंने जीरो टिलेज के फादर के नाम से जाना गया इनको। प्राइमरी टिलेज कंप्लीटली अवॉइड, जीरो टिलेज में क्या होता है कि जो प्राइमरी टिलेज होता है उसको कंप्लीटली अवॉइड किया जाता है, और सेकेंडरी टिलेज रेस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन इन द रो जोन ओनली। तो सेकेंडरी टिलेज को सिर्फ रो जोन में यूज किया जाता है सीड बेड को प्रिपेयर करने के लिए। कीप 50 to 100% ऑफ रेसिड्यू ऑन सोइल सरफेस। जीरो टिलेज में क्या होगा, 50 से 100% जो रेसिड्यू है वो सोइल सरफेस में ही रह जाते हैं। बिफोर सोइंग हर्बिसाइड, पेराकॉर्ड, ग्लाइफोसेट यूज्ड फॉर वीट कंट्रोल। जीरो टिलेज में जो हर्बिसाइड है उसका यूज किया जाता है वीट को कंट्रोल करने के लिए, पेराकॉर्ड और ग्लाइफोसेट। पेराकॉर्ड और ग्लाइफोसेट क्या होते हैं, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं, ये पूरे वीट को खत्म कर देते हैं। टील प्लांटिंग इज एडॉप्टेड, इसमें क्या होता है, टील प्लांटिंग एडॉप्ट किया जाता है। टील प्लांटिंग इट इज प्रैक्टिस इन जीरो टिलेज इंक्लूड 4 ऑपरेशन। जो टील प्लांटिंग होती है जीरो टिलेज में इंक्लूड होती है, इसमें 4 ऑपरेशन है। क्लीनिंग द क्रॉप रो, सबसे पहले इसमें क्रॉप रो को क्लीन किया जाता है। ओपनिंग ऑफ सॉइल फॉर सीड इंसर्शन, सीड को अंदर डालने के लिए सॉइल को ओपन किया जाता है। प्लेसिंग ऑफ सीड, सीड डाला जाता है। एंड कवरिंग द सीड, सीड को कवर किया जाता है। दिस फंक्शन आर अकॉम्प्लिश्ड इन 1 टिलेज ऑपरेशन, इसको एक टिलेज ऑपरेशन में ही सारे फंक्शन कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज कैन बी
defined as the method aimed at reducing tillage to the minimum necessary for ensuring a good seedbed, rapid germination, satisfactory crop stand and favorable growing condition। जो मिनिमम टिलेज सबसे पहले यूएसए में स्टार्ट हुआ था, इसमें क्या है कि सब कम से कम टिलेज किया जाता है जिससे गुड सीडबेड बन जाए, जल्दी जल्दी जर्मिनेशन हो जाए, सेटिस्फैक्टरी क्रॉप स्टैंड रहे और फेवरेट ग्रोइंग कंडीशन मिले। जब क्या होता है, कब आया था, यूएसए में आया था 1974 में, जब जो ऑयल थे उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई थी, तब ये मिनिमम टिलेज को अपनाया गया था। टिलेज ऑपरेशन डन ओनली फॉर सीड बेड प्रिपरेशन। इसका मेन क्या रहता है कि ओनली सीड बेड प्रिपरेशन करना। कीप 30 to 50%। जीरो टिलेज में कितने रहते हैं, 50 से 100% रेसिड्यू रहते हैं, लेकिन मिनिमम टिलेज में 30 से 50% रेसिड्यू सोइल पर बच जाते हैं। इट इम्प्रूव सोइल कंडीशन ड्यू टू इन सिटू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू। क्या होता है, सोइल कंडीशन को इम्प्रूव करना। वीट कंट्रोल कैन बी डन बाय हर्बिसाइड। इसमें भी वीट कंट्रोल हर्बिसाइड के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, सरफेस ऑफ अर्थ इज वार्म फ्रॉम सन हीट। सन की हीट के द्वारा जो अर्थ की सरफेस है वो गर्म हो जाती है। अर्थ एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ सन एनर्जी बट रिफ्लेक्ट बैक सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रा रेडिएशन। जो इंफ्रा रेडिएशन आती है उनके द्वारा क्या होती है कि अर्थ अपनी गर्म होने लग जाती है। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, CO2 कितनी 55% पाई जाती है, मीथेन 25%, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11% एंड N2O 4% पाई जाती है। These gases are present in atmosphere, transmit the infrared radiation and reflect back to earth. This reflect energy fall on the earth and keep it warmer। ये क्या करती है, जो एनर्जी जो रिफ्लेक्ट करती है इंफ्रा रेडिएशन को, जिससे क्या हो जाती है कि ये सोइल अपनी गर्म, जो अर्थ है वो गर्म होने लगती है, और इसी को अपन क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस केसेस क्या है, तो डेवलप कंट्री में क्या है, इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्री कंटेंट CFC। जो डेवलप कंट्री है, विकसित देश है, उनमें जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, फैक्ट्री से वहाँ पे जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है उसके द्वारा ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होती है। और डेवलपिंग कंट्री में डिफॉरेस्टेशन केसेस राइज इन CO2 लेवल। CO2 लेवल राइज का अगर प्रोडक्शन करेंगे तो उससे CO2 लेवल मीथेन बढ़ जाएगी। पेडी फील्ड से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जंगलों की कटाई करेंगे तो CO2 बढ़ेगी। अगर पेडी लगाएंगे तो मीथेन गैस वहां से निकलेगी, और लाइव स्टॉक से न्यूट्रस ऑक्साइड निकलता है जिससे नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ती है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर। तो इंक्रीज ओवरऑल टेम्परेचर कितना बढ़ गया है अर्थ सरफेस का, 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इन फर्स्ट ऑन सेंचुरी, और अब ये कितना हो गया है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है। कोस्ट चेंज इन क्लाइमेट ट्रेंडेमसली रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ राइस इन पोलर रीजन। जो ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर रीजन, वहां पे क्या हो रहा है, आइस लगातार पिघलती जा रही है। इंक्रीज सी लेवल रिजल्टिंग इन सबमर्जिंग ऑफ कोस्टल एरिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, सी लेवल लगातार, अगर बर्फ पिघलेगी तो सी लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है कोस्ट एरिया में। और ड्रोट इन वार्मर रीजन, और वार्मर रीजन में लगातार सूखा पड़ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।